नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सीरीज के अतलाघुत्रीय क्वेश्चंस हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इससे पहले भी मैं पवन सीरीज के 9 वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि कुल मिलाकर के 10 वीडियो में पूरी पवन सीरीज पढ़ा दी गई है। तो जो लोग अभी तक इससे पहले वाले 9 वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात ज्ञात करें। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात ज्ञात करें, यानी कि ऊंचाई समान है और त्रिज्या समान है तो बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि दोनों की समान ऊंचाइयां, माना कि दोनों की समान ऊंचाइयां दोनों की समान ऊंचाइयां h तथा आधार की त्रिज्या या त्रिज्याएं, कुछ भी लिख लीजिए, त्रिज्याएं r हैं। यहाँ पर स्मॉल r लिखिए, त्रिज्याएं r हैं, ये मान लेंगे सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पर जो है ऊंचाई हम h माने हैं और आधार की त्रिज्या r माने हैं। अब यहाँ पर हम शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, दोनों के अनुपात को पूछा गया है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन, तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये देखिए, ये फार्मूला दोनों के हो जाएंगे। और अब जो है यहाँ पर देखिए, इस पूरे से ये पूरा यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। अब यहाँ पर बचेगा देखिए 1/3। तो देखिए, शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में यही अनुपात हो जाएगा, यानी कि इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, फिर ए सी और बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण 240 है, तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी एक कंप्लीट चित्र नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब ये चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। देखिए, पार्श्व आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर देखिए ओ को दिखाया गया है, ओ वृत्त का केंद्र है। ए सी और बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण 240 है, यानी कि ए ओ बी का प्रतिवर्ती, यानी कि ये बाहर वाला कोण कितना है, 240 है। तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए सी बी, ये कोण हमको ज्ञात करना है कि ये कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक परिमेय होती है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि कोई मान लो जीवा है और एक ही जीवा द्वारा, जैसे यहाँ पर हम इस जीवा की रचना कर लें इस तरीके से, देखिए तो यहाँ पर एक ही जीवा द्वारा ये केंद्र पर बन रहा है कोण और ये
परिध पर बन रहा है, तो ये होती है एक पर में एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण के 2 गुना होता है, या इसी का उल्टा हम कह सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये परिध पर बना कोण है, तो ये केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख लेते हैं, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ बी। इस तरीके से यहाँ पर चाहे लिख भी लें, कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण, यानी कि ये बाहर वाला कोण लिया जाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2, और देखिए ए ओ बी कोण कितना दिया हुआ 240 दिया हुआ, तो यहाँ पर 240 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात को आप लोग और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर जब एक ही जीवा द्वारा कोण बनते हैं तो यहाँ पर एक ही तरफ के कोण लिए जाते हैं, यानी कि अगर इस तरीके से कोई मान लो यहाँ पर परिध पर बनता कोण, इस तरीके से मान लो ये कोई कोण बनता, तो ये कोण जो है ये इसका आधा होता है, यानी कि इस कोण का आधा होता है। यहाँ पर अगर इसका आधा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी कि जब जो है इस तरीके से इधर कोण बने तो यहाँ पर एक ही तरफ के कोण लेते, देखिए ये इधर बन रहा तो ये भी इधर बन रहा है, और जब इधर का इस तरीके से कोण बने तो यहाँ पर देखिए इधर का कोण लेंगे इस तरीके से। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर ये कोण बन रहा तो यहाँ पर देखिए इधर का कोण बन रहा है, और ये इस तरीके से कोण बन रहा तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण जो है इस कोण के 2 गुना होगा, और जो ये कोण है ये इस कोण के 2 गुना होगा। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4/x² माइनस y²/9 का गुणनखंड कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 4/x² लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पर देखिए y²/9 लिखा हुआ, तो यहाँ पर y/3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला खोल देंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर 2/x प्लस y/3 हो जाएगा, और फिर एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2/x माइनस y/3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए के देखिए अवयव दिए हुए हैं 2 3 5 7 9 11 और 13, और फिर देखिए बी के समुच्चय दिए हुए हैं 1 5 9 13 17 और 21 हों, तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पवन सीरीज में गलत भी लगा हुआ है, यानी कि इंटरसेक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पवन की बुक में और पवन की सीरीज में लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत लगे हुए हैं। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो वही जो है लिया जाता है, और इसमें जो है कुछ दूसरे तरीके से बताया गया है तो वो बिल्कुल ही गलत है, तो वहाँ से आप लोग ना पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए ए के अवयव दिए हुए हैं और बी के अवयव दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ए और बी के अवयव लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए के अवयव लिखे हुए हैं 2 3 5 7 9 11 और 13, और उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर बी के अवयव लिख लेते हैं। तो देखिए बी के अवयव दिए हुए हैं 1 5 9 13 17 और 21, और फिर देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखिए उल्टा यू बनाते हैं, यहाँ पर ये ए नहीं बनेगा, यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी, और फिर जो है
देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम जो है जो इन दोनों में कॉमन हो उसी को यहाँ पर लेंगे और बाकी सभी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और फिर 3 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 5 यहाँ पर देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को ले लेंगे। और फिर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर देखिए 9 इसमें है, इसमें भी है, तो इसको भी ले लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 11 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 13 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 को ले लेंगे। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, देखिए 5, 9 और 13, ये इतना हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है, देखिए ए के अवयव 8, 12, 15, 16 और बी के अवयव दिए हुए हैं 8, 15, 17 और 20, तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए के देखिए दिए हुए हैं अवयव 8, 12, 15 और 16, और उसके बाद फिर देखिए बी के अवयव दिए हुए हैं, देखिए 8, 15, 17 और दिए हुआ है 20। तो इस प्रकार से ये ए और बी के अवयव दिए हुए हैं। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आप लोग यूनियन का मतलब समझ लीजिए, तब आप लोगों को इंटरसेक्शन अपने आप याद रहेगा। देखिए इंग्लिश में यूनियन शब्द का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, यूनियंस मीन्स होता है संघ। तो देखिए संघ क्या होता है, समूह, यानी कि जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, समूह, यानी कि ये समूह का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे 2 के अवयव दिए हुए हैं ए और बी के, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कॉमन हो वो भी आता है और जो कॉमन ना हो वो भी आता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा संख्या हो जाती है। और जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ वही संख्या ली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग यूनियन का मतलब याद रखिए। यूनियन का मतलब होता है संघ या समूह, यानी कि जो कॉमन हो वो भी इसमें आएगा और जो कॉमन ना हो वो भी इसमें आएगा। और जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ कॉमन जो संख्याएं हैं वही आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए यूनियन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8, 8 दोनों में कॉमन है तो ये भी रहेगा। उसके बाद 12 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी 12 भी रहेगा इसमें। और उसके बाद 15 इसमें है, इसमें नहीं, तब भी 15 भी रहेगा। और फिर 16 इसमें है और इसमें नहीं है तो 16 भी रहेगा। और फिर यहाँ पर देखिए 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो 17 भी रहेगा। और उसके बाद फिर देखिए 20 इसमें है, इसमें नहीं, तब भी ये रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो कॉमन हो उसको भी एक बार और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार। यानी कि ये नहीं करेंगे कि 8, 8 2 बार लिखा तो 2 बार यहाँ पर लिख दें। लिखना आपको एक ही बार है, लेकिन जो कॉमन हो उसको भी एक बार और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार। ये चीज़ आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन में आते हैं अवयव। तो यहाँ पर देखिए 8 इसमें है, इसमें भी है, तो इसको लिख लेंगे। और फिर 12 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 15 इसमें है, इसमें देखिए भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। और 16 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ जो है यही दोनों अवयव रह जाएंगे, यानी कि 8 और 15। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 9a² माइनस 24a प्लस 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 9a² माइनस 24a और फिर है प्लस का 18a³ और इसको हमको भाग करना है देखिए 3a से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम a की घटती घातों के रूप में इसको लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 18a³ हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का देखिए 9a² हो जाएगा और फिर माइनस का 24
ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 24A के बाद इसको देखिए हम क्या करेंगे, सभी के बटे में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस 3A का सभी पदों में भाग होगा। यहाँ पर देखिए एक पद का सिर्फ भाग करना है, इसलिए जरूरी नहीं हम इसको भाग करके दिखाएं। यहाँ पर हम देखिए इसको हम सबके बटे में लिख करके जो है हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप में हम इसको सीधा करके इस तरीके से लिख देंगे, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसको जो है बटे में ले आएंगे इन सभी के। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 18A³ बटे हो जाएगा 3A, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9A² बटे 3A हो जाएगा, और फिर माइनस 24A और बटे 3A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अचर पद हैं वो अचर पद का अचर पद से भाग कर लेंगे, और चर पद का चर पद से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3×6 = 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। और देखिए A³ 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर A है सिर्फ, तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 बचेगा, यानी कि A² हो जाएगा। और फिर यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3×3 = 9, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर A² को A से भाग करेंगे तो यहाँ पर A बचेगा, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 24 को 3 से भाग करेंगे तो 3×8 = 24, यानी कि 8 बचेगा, और A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 8 ही बचेगा। तो यहाँ पर इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण OBC बराबर 40 डिग्री तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए O वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर देखिए OBC यहाँ पर जो है दिया हुआ है 40 डिग्री, और जो है हमको कोण ज्ञात करना है ये वाला, यानी कि BAC हमको ज्ञात करना है। तो देखिए डायरेक्ट हमारा BEC जो है BAC तो हमारा पता हो नहीं पाएगा। हम सबसे पहले जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज के कोण ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ यही एक कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिख लेंगे कोण OBC बराबर हो जाएगा कोण BCO। ये दोनों देखिए ये कोण ये और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण। देखिए सामने के कोण है इसलिए क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो है वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये OBC हमारा दिया हुआ है कोण 40 डिग्री, और यहाँ पर देखिए इसके बराबर BCO भी हो गया है, यानी कि ये कोण भी इसके बराबर हो गया है। तो यहाँ पर इसके बराबर में हम लिख सकते हैं, यानी कि कोण BCO हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब ले लेंगे हम त्रिभुज OBC में। तो देखिए त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी, इसके लिए क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, और उसके बाद फिर ये तीनों कोण जो है आपस में जोड़ करके 180 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण OBC प्लस कोण BCO प्लस कोण देखिए COB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण है 40-40 डिग्री के, तो यहाँ पर 40 + 40 हो जाएगा, और प्लस कोण COB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण COB हमारा निकल आएगा 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा 40-40 80 डिग्री यहाँ से माइनस हो जाएगा, और फिर जो है
यहाँ पर देखिए कोण COB हमारा निकल आएगा कितना, 100 डिग्री। तो इस प्रकार से ये 100 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमको निकालना है ये कोण। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कोण, देखिए कोण BAC बराबर, कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 कोण COB। क्योंकि आप सभी को अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बता भी चुके हैं कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, और जो है एक ही जीवा द्वारा जो वृत्त की परिध पर कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए परिध पर बना कोण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही जीवा द्वारा ये केंद्र पर बन रहा है कोण, और ये परिध पर बन रहा है कोण, और एक ही तरफ देख लीजिए बन रहे हैं। तो ये कोण जो होगा ये इस कोण के आधा होगा। तो यहाँ पर 1/2 कोण COB कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कोण COB का मतलब यहाँ पर देखिए हम निकाल चुके हैं 100 डिग्री। तो यहाँ पर गुणे 100 डिग्री कर देंगे, और फिर जब 100 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 घंटे 15 मिनट को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 60 कर देंगे और प्लस 15 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे 15 मिनट को जो है मिनट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 120 और प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 135 यानी कि 135 मिनट ये हो जाएगा। और जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको 45 मिनट में अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से कि 135 मिनट अनुपात 45 मिनट, 135 मिनट और फिर अनुपात 45 मिनट, यानी कि इसको जो है 135 को 45 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 135/45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 135/45 करेंगे तो ये देखिए 45 तिहाई होता है 135। तो यहाँ पर 3 बार जाएगा और बटे में ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है आ जाएगा 3:1, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें 2 घंटे 45 मिनट, सॉरी 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट अनुपात 45 मिनट, इस तरीके से इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:1। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 घंटे 15 मिनट को हम सबसे पहले 135 मिनट में चेंज कर लिए हैं, फिर 135 मिनट और 45 मिनट का अनुपात यहाँ पर देखिए ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 135 मतलब क्या है 2 घंटे 15 मिनट और फिर 45 मिनट का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो है दीवार की लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखिए लंबाई दी हुई है 3.5 मीटर और फिर देखिए चौड़ाई दी हुई है कितनी, चौड़ाई हमारी दी हुई है देखिए 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए इसको 100 से भाग कर देंगे और 100 से भाग करने का मतलब ये देखिए मीटर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 0.20, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए जो है ऊंचाई भी दी हुई है। तो ऊंचाई कितनी दी हुई देख लीजिए, तो ऊंचाई दी हुई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, इसको भी लिख लेंगे। और फिर अब हम दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए दीवार का आयतन बराबर फार्मूला लगा देंगे, दीवार का आयतन बराबर, तो देखिए ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई है 3.5 और गुणे
चौड़ाई कितनी है, तो देखिए चौड़ाई है 0.2 और फिर ऊंचाई कितनी है, तो देखिए ऊंचाई हमारी निकली है, देखिए दी हुई है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 लिख लेंगे। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे, तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, देखिए 35 दूना 70 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 35 दूना 70 हो जाएगा। फिर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इस जगह पर दशमलव लग जाएगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 3.5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई दोनों सेम हो गई, यहाँ पर थोड़ा जो है लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके लिए सारी यहाँ पर देखिए 8 मीटर यहाँ पर दिया हुआ लंबाई, तो यहाँ पर देखिए 8 मीटर लिख लेंगे, और चौड़ाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर जो है 8 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पर 8 कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये 35 दूना 70, यानी कि इसका गुणा ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर गुणे यहाँ पर 8 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 8 सते 56 हो जाएगा, और फिर एक ये जीरो, तो आगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5.6 हमारा आ जाएगा। आयतन है इसलिए यहाँ पर घन सेंटीमीटर, देखिए मीटर में दिया हुआ तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर चुके थे, बाकी जो है यहाँ पर ये सब मीटर में ही दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा घन मीटर, यानी कि 5.6 घन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए लाग 1296 आधार में 6 दिया हुआ है का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1296 के सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लॉग, यहाँ पर आधार में जो है 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1296 को लिख सकते हैं 6 की पावर 4, यानी कि इसको आप लोग जो है गुणनखंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर इसको जो है 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, और फिर देखिए जो यहाँ पावर में संख्या होती है उसको हम आगे ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा log 6, और यहाँ पर आधार में भी 6 हो जाएगा। और जब आधार में यानी कि जिस संख्या का हमको जो है log लेना हो, तो अगर आधार में भी वही संख्या हो तो जो है उसका मान 1 हो जाता, तो यहाँ पर 4 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि 4 ही इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 7500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देखिए 4125 रुपया हो जाएगा, कितने समय में, यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए समय को ज्ञात करना है, और मूलधन हमारा दिया हुआ है। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, 7500 रुपये, और उसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है दर, दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई है 11%, और फिर देखिए ब्याज दिया हुआ है हमारा, ब्याज दिया हुआ है 4125। अब यहाँ पर सीधे से हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमको जो है दिया हुआ है कितना है, 4125, और उसके बाद फिर मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, 7500 रुपया दिया हुआ है, और गुणे दर दी हुई है कितनी, 11, और समय हमको निकालना है, और बटे में दिया हुआ है 100। और अब हमको देखिए समय को एक तरफ रखना है, बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पर समय को इधर ही रखेंगे, और जो है इन संख्याओं को इधर भेजेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर भाग कर रहा तो इधर जाएगा तो 100 गुणा करेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 41 और जो है 25 गुणे हो जाएगा 100, और ये संख्याएं गुणे में है तो ये बटे में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7500 और गुणे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर देखिए और हम इसको सरल कर लेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 एकम 5 और पचहम 25 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऊपर भी 5 से कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पचवट है 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। और फिर पचहम 25 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम एक स्टेप में और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 825 गुड़े, यहाँ पर देखिए गुड़े में कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर बटे में लिख लेंगे सिर्फ 15 और गुड़े 11। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी इसको 5 से और सरल करेंगे। तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा। और जो है देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा 3, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। और फिर पचहम 25 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों पच्छी 15 और तीनों पच्छी 15 यानी कि 55 हो जाएगा। और फिर 11 से काटेंगे तो 11 पच्छी 55 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा 5। और समय है यानी कि समय यहाँ पर 5 निकला है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कितने समय में 7500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 5 वर्ष में 7500 रुपये का 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 हो तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए लघु चाप का अंश माप दिया हुआ है और हमको जो है दीर्घ चाप का अंश माप निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि देखिए किसी वृत्त का अंश माप होता कितना है, किसी वृत्त का अंश माप बराबर अंश माप बराबर देखिए होता है 360 डिग्री, सभी को पता होगा। यानी कि पूरा अगर वृत्त का अंश माप देखा जाए तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखिए लघु चाप की अंश माप दी हुई है। लघु चाप का अंश माप देखिए कितना दिया हुआ है, तो लघु चाप का अंश माप दिया हुआ है 70 डिग्री। और हमको निकालना है दीर्घ चाप का अंश माप। दीर्घ चाप का अंश माप, तो देखिए दीर्घ चाप का अंश माप कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लघु चाप का 70 दिया हुआ है और दीर्घ चाप का हमको निकालना है। तो 360 में से लघु चाप वाला माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 360 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। अब 360 में से 70 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 290 डिग्री। और 290 डिग्री ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको दीर्घ चाप की अंश माप निकालना था। तो यहाँ पर 290 डिग्री ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए -12/7 गुड़े -14/27। और फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में है -8/45 गुड़े 9/16 को सरल कीजिए, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको नीचे लिख लेते हैं, -12/7 गुड़े -14/27। और फिर देखिए है -8/45 और फिर है गुड़े 9/16। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए 3 से इसको सरल करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 नवा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका इसका गुणा करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कितना, प्लस का हो जाएगा 4 दूना 8/9। और फिर यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 पछे 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस एक ही संख्या में है तो इसलिए यहाँ पर माइनस ही रहेगा। तो माइनस का 1/5 दूना 10 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर देखिए
इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका इसके साथ में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8/9 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा। अब जो है इसका हम लेंगे एलसीएम, तो देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 90, तो यहाँ पर देखिए बटे में हो जाएगा 90 और फिर यहाँ पर देखिए 10×8 = 80 हो जाएगा, यानी कि इसका जो 8 है 8 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और प्लस देखिए 1 में 9 का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा जो है 89 और फिर यहाँ पर बटे हो जाएगा 90 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 89 बटे जो है 90 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 5³ बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको हमको लॉग के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ बेस में होती है उसको यहाँ पर लॉग के बेस में ही रखते हैं और जो संख्या बड़ी होती है उसका समझ लीजिए हमको लॉग लेना रहता है और उसका लॉग जो होता है उसके बराबर में इस संख्या को, यानी कि जो है सॉरी यहाँ पर जो ये पावर में होता है उसका लॉग वो संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं लॉग और फिर यहाँ पर देखिए बेस में 5 है तो यहाँ पर बेस में 5 ही रखेंगे और फिर यहाँ पर जो है 125 हो जाएगा और बराबर में हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए 8x समानुपात x और फिर अनुपात 18 है, ये इस तरीके से समानुपात में दिए हुए हैं। तो इनको जो है क्या करना है, x का मान इसमें हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 8/x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर हो जाएगा x/18। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x² और यहाँ पर 18 का 8 से गुणा होगा तो देखिए 18×8 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18×8 144 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए x² यानी कि x का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए उधर रूट लग जाएगा तो यहाँ पर x बराबर एक जो है √144 हो जाएगा और फिर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समुच्चय A बराबर दिया हुआ है 2, 3 और 5 और उसके बाद फिर देखिए और B बराबर दिया हुआ है 5, 7 और 3, यानी कि B के अवयव क्या दिए हुए हैं 5, 7 और 3 हो तो A माइनस B को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B के समुच्चय लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए A के अवयव क्या दिए हुए हैं 2, 3 और 5 और उसके बाद देखिए B के अवयव दिए हुए हैं 5, 7 और 3। यहाँ पर हमको क्या करना है, A माइनस B निकालना है। तो देखिए A माइनस B का मतलब A में जो है यहाँ पर देखना है कि B के कौन कौन से अवयव A में हैं उनको हम काट देंगे, बाकी जो A के अवयव बचेंगे वही लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है केवल 5 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में शामिल है। तो यहाँ पर A के अवयव में से सिर्फ 5 को हटा देंगे और बाकी सारे अवयव लिख देंगे। देखिए 5 नहीं, यहाँ पर देखिए 3 भी है, 5 को हटाएंगे और 3 को भी हटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमारा बचेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो है मंझले ब्रैकेट के अंदर 2 को लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए A में देखिए 2 है, 3 है, 5 है और यहाँ पर B में 5 है, 7 है और 3 है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 17। एक समकोण त्रिभुज के समकोण
बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए जो भुजाएं समकोण बनाती हैं, यहाँ पर जैसे इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये दो भुजाएं हैं जैसे, तो यहाँ पर जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उसमें से एक आधार होती है और एक लंब होती है। और कर्ण भुजा इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऐसे होती है। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर समकोण त्रिभुज बनता है, सॉरी समकोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजाएं होती हैं ये एक आधार होती है और एक लंब होती है। तो यहाँ पर हम इसको किसी भी भुजा को आधार या किसी भी भुजा को लंब मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम सीधे से फार्मूला लगा देंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे लंब, इंटू आधार गुणे लंब। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि इसमें किसी भी भुजा को आप आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार दिया हुआ है 4 लिख लेंगे और फिर लंब की जगह पर 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12 हमारा आ जाएगा। सेंटीमीटर में देखिए दिया हुआ है और ये क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।